हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो बीपीएससी जीएस की क्लास है, क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। और मैंने आपको बोला था कि कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ना, वातापी के चालुक्य। चैप्टर काफ़ी लेंदी था, तो आज हम करेंगे पल्लव। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ देना चाहूँगी। मान लीजिए कोई पहली बार जुड़ा है उसके लिए, तो आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर 1 बाय 1 क्लासेस देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा चैप्टर 12 है, नए साम्राज्य और राज्य। और कल जो है, कुछ लोगों को तो याद होगा, कुछ लोग भूल चुके होंगे, हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो है ये अपने समय के एक बहुत ही प्रभावशाली शासक थे। और जो हरिश्चंद्र ने लिखा है ना प्रशस्ति, जैसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, उसके बारे में उसी से हमको जानकारी मिलती है। और वीणा बजाते हुए भी इन्होंने अपने इनके खुद के सिक्के भी जारी हुए थे। आप ये फोटो देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि गुप्त वंशावली आपको याद रखना है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे कि समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति के से ही समुद्रगुप्त के बारे में आपको 4 चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से जो दूसरे राजा थे वो हारे, और देन जो है कुछ लोगों को उनकी संपत्ति मिली, कुछ लोगों को कुछ लोगों के साथ इन्होंने नरम व्यवहार किया, कुछ लोगों के साथ नहीं। उसके बाद से फिर आपने यहाँ पर देखा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त, दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बहुत कायर था, बाद में इसको शासक बनता है, ये भी काफी महान शासक बनता है। तो ये सब देखा हम लोगों ने, तो ये थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कुमारगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही बेटा था, गुप्त शासक बनता है, और इसी के शासनकाल में नालंदा की स्थापना होती है। उसके बाद आपने देखा होगा स्कंदगुप्त, हमने पढ़ा। यहाँ पर देखिए, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुड़ों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। तो ये भी आपको याद रखना है। मतलब ये पूरा गुप्त वंशावली हमने कल कर लिया कि किस तरीके से शासन था, सामंत कौन थे, ग्रामिक, ग्राम का प्रधान होता है, नगरपति के शासन के को प्रधान कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ से आपने हर्षवर्धन भी हम लोगों ने पढ़ा था, पल्लव चालुक्य। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पल्लव, तो कुछ रिवीजन भी हो गया और अब यहाँ से पूरा स्टार्ट है। देखो पल्लव के बारे में, दक्षिण भारत के राजनीतिक, अच्छा जो पहले अभी मैं शॉर्ट में चीजें बताई हूँ ना, वो ऑलरेडी हो चुका है कल की क्लास में। इस एक क्लास को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बोला था कि रवि कीर्ति वाला प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? उन्हीं के अभिलेखों से, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है, एहोल अभिलेख, ठीक है। तो पल्लव जो है दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में पल्लव का काफी विशेष स्थान है। इन्होंने ना 6ठी सदी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी राजधानी कहाँ पर स्थापित हुई? कांचीपुरम में। इनका प्रभुत्व जो है वो तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण में चोल एवं पांड्यों के साथ इनका हमेशा संघर्ष होता रहा। राजधानी थी इनकी कांचीपुरम में, और इनका ना हमेशा से मतलब वही युद्ध लड़ाई होता रहा। जो उत्तर में जो चालुक्य थे, दक्षिण में चोल और पांडे, इनके साथ। किसका? पल्लव का। आप ये फोटो भी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पल्लव और चालुक्य भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो संघर्ष होता रहा। फिर पल्लव का आपको पता ही है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। ये प्रश्न पूछता है, तो इनका महत्वपूर्ण शासक का नाम याद रखना, महेंद्र वर्मन प्रथम। चालुक्य जो शासक है ना, वो पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि चालुक्य शासक को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। इसी का दरबारी कवि है रवि कीर्ति, ठीक है। तो याद रखिएगा, चालुक्य को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद से भी आपको पता है कि पल्लव का महत्वपूर्ण शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसका जो पुत्र है ना, नरसिंह वर्मन, एक महान योद्धा बना। ये भी महान था, इसका बेटा भी महान, दोनों के दोनों ही महान। ये काफी महान योद्धा बनता है नरसिंह वर्मन, और इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। क्योंकि आपको भी पता है ना कि पुलकेशिन द्वितीय ने मतलब ये लोग हार गए थे, तो इसका बदला लिया था इसी के बेटे नरसिंह वर्मन ने, अपने पिता के पराजय का। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। देखिए कहानी आप वही देख रहे हो ना कि एक दूसरे को हरा रहा है, फिर कभी उसका बेटा अच्छा निकल जा रहा तो किसी का बेटा नालायक निकल जा रहा। जैसे भी हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, उनके भी 2 बेटे थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा रामगुप्त। यहाँ पर भी आपने देखा। ये स्टोरी को बस समझ लो, सारा काम हो जाएगा आपको। बस आपको कहानी की तरह याद रखना है। जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स में है ना, चाचा बुआ ताई सबके बच्चों के नाम याद होते हैं, तो आपको भी कुछ नाम याद रखना है, क्योंकि यही नाम तो पूछता है एग्जाम में। तो उसी तरीके से आपने देख लिया। तो पुलकेशिन द्वितीय इसको पराजित करता है, तो इसका बेटा महेंद्र वर्मन का जो है कि अब जो है बाप का बदला लेगा बेटा। तो ये जो है
इसने हरा दिया पुलकेशिन द्वितीय को। और जैसे इसको हराया, भाई ये भी तो एक महान शासक था ना, तो फिर इसको मिल गई वातापी कोंड की उपाधि। तो ये प्रश्न पूछता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया है? नरसिंह वर्मन ने। और कब? तो जब इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। क्यों किया? अपने फादर का पराजय का बदला लेने के लिए। तो ये इतनी स्टोरी बस आपको लग रही होगी 2-3 लाइन, बट रटोगे ना तो चीजें याद नहीं रहेंगी, कल को भूल जाएगा। इसलिए आप इसको कहानी की तरह देखो। अब ये देखिए, ये है रथ मंदिर। बताओ ये कहाँ पे है? कमेंट करके जरूर बताना। अब ये देखिए, पेपर आपका वैसे भी जून में है तो आप पहले से ही इसको अच्छे से पढ़ो। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर। ये देखिए। अब यहाँ पर ना पल्लवों की कुछ आपको उपलब्धियां भी दिखेंगी, जैसे कि पल्लवों को ना द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जानते हैं। पूछता है कि द्रविड़ शैली, जो कि साउथ के मंदिर जो हैं द्रविड़ शैली में ही बने होते हैं ना, तो इसका संस्थापक कौन है? पल्लव है। पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण जो है, इनकी राजधानी, अभी मैंने आपको बताया पल्लव की राजधानी क्या है? कांचीपुरम और महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी राजधानी है। पल्लव ने वास्तुकला को काष्ठ और कांद्रा कला से मुक्त किया है। इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ, जिसमें एक रथ शैली के मंदिर का भी महाबलीपुरम में बना है। तो ये जो ये है ना रथ मंदिर, ये महाबलीपुरम में बना है। ठीक है, तो 4 मंदिर के ना शैलियों का इन्होंने विकास किया था, जिसमें एक आपको दिखा रथ शैली के मंदिर जो कि महाबलीपुरम में है, जो कि देखने में ना रथ की तरह लगेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये ऐसा लगेगा कि एक रथ है, उस तरीके से इन्होंने इसका विकास किया है। उसके बाद से जो है इन्होंने अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर पूछता है कहाँ पर है, तो कांची में है। ये भी महत्वपूर्ण है, पल्लव के ही समय के हैं। ठीक है, तो याद रखना कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है, क्योंकि एक कैलाश मंदिर भी है, इसलिए नाथ पूरा नाम याद रखना, क्योंकि एक कैलाश मंदिर भी है जो कि कहीं और पे है, और कैलाशनाथ मंदिर, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? कांची में है, और स्थापत्य कला के असाधारण नमूने में, और इतना सुंदर है, आप यहाँ ये देख सकते हैं। ठीक है, तो पल्लव की राजधानी एक कांचीपुरम, एक महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में हमको रथ मंदिर जैसा शैली दिखा है, और कांचीपुरम में आप ये मंदिर कांची में आप ये मंदिर देख सकते हो, कैलाशनाथ मंदिर। अब चलिए, अब अभी आपने देखा कि इन लोगों ने कास्ट कला और इसका जो है, अभी हमने देखा पल्लव के बारे में, तो आखिर में कास्ट कला क्या है? तो देखो, मंदिर निर्माण या वास्तुकला के ना विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। तो इस कला में मंदिर के दीवार, बीम एवं छत निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता था। अब द्रविड़ शैली आपने देखा कि इन लोगों ने द्रविड़ शैली में जो है मंदिर के निर्माण हुए हैं। तो देखो, ये द्रविड़ शैली के मंदिर जो है ना, वो दक्षिण भारत, साउथ, वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण में। इसमें मंदिर का जो आधार है ना, वो आयताकार होगा, तथा शिखर जो है वो गर्भगृह के ऊपर अनेक खंडों में, मान लो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ एनसीईआरटी की क्लास में, जैसे कि ये गर्भगृह है, गर्भगृह में भगवान की मूर्ति होती है। अब इसके ऊपर का जो शिखर होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा एक होगा, बट यहाँ पर क्या होगा ना, कई खंडों में होगा। ये होता है ऊपर वाला हिस्सा होता है शिखर। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इनका शिखर, ये देखिए नीचे का ये आयताकार है, और ऊपर इनका जो शिखर है, ये देखिए ना कितने खंडों में, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता है। और ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होगा, ऑब्वियस ही बात है, तभी तो ऊपर जाके ऐसा शेप बनता है। और शीर्ष भाग में गुंबद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती हैं। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा तथा गोपुरम प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, मंडप जिसमें हम लोग जो भी जाते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और गोपुरम बोलते हैं प्रवेश द्वार। ठीक है, अब ये देखिए, तो पल्लव ने ना संस्कृत और तमिल भाषा को भी संरक्षण दिया है। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। इसके बेटे का नाम क्या है बताओ जल्दी से। पल्लवों के समय ना वैष्णव संत, भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले वैष्णव संत और शैव संतों को भी सम्मान दिया गया। ठीक है, इनके समय पे ना जो लोग विष्णु में आस्था रखते थे, जो लोग शंकर जी में आस्था रखते थे, सभी को सम्मान दिया गया है। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। तो ये भी प्रश्न पूछेगा कि आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिणापथ में चालुक्यों का स्थान किसने ले लिया? राष्ट्रकूटों ने ले लिया। ठीक है, तो ये याद रखना है, चोलों ने पल्लवों का लिया और चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूट ने ले लिया। अब यहाँ पर देखते हैं दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन। देखो, उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि ग्रामीण स्तर पर ना 3 तरह के संगठन थे, और ये आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। उर, सभा, नगरम। उर क्या है, सभा क्या है, नगरम क्या है, ये आपको याद करना है। उर के सदस्य समानतः प्रभावशाली व्यक्ति थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का भी संगठन कहते हैं। ठीक है, उर जो है उनको हम ब्राह्मण भूस्वामी का भी संगठन कहते हैं।
सभा कई, अब सभा के बारे में देखते हैं। सभा कई उपसमितियों में विभक्त था जिनका कार्य था सिंचाई का साधन विकसित करना। मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड काम देखो, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर, शिक्षण संस्थान, बाजार की व्यवस्था, ये था काम सभा का। वहीं पे जो नगरम था, नगरम का काम था व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था और ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और भी शक्तिशाली हो गई थी। तो आपको याद रखना है उर, सभा और नगरम, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपसे पूछा भी जाता है इसलिए। नालंदा भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा और ये है नालंदा महाविहार, नालंदा महाविश्वविद्यालय। देखिए पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको पता ही है कि गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको वहाँ पे रहना होता था और वो लोग सही रास्ता दिखाएंगे। धीरे धीरे ज्ञान ब्राह्मण और मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म अंधविश्वासों का प्रभाव भी बढ़ गया। ऐसी स्थिति में नालंदा, विक्रमशिला और जो उदंतपुरी है ना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। नालंदा महाविहार का विशेष स्थान है इसका। देखो ये आपको पता है, नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है और इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांव में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वेनसांग के विवरण से, ठीक है। और इत्सिंग भी जो है, इत्सिंग नाम का भी एक व्यक्ति था जो कि यहाँ पर 10 वर्ष बिताया है। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय के आय का मुख्य स्रोत था अनुदान में मिले लगभग 200 गांव, तो यहाँ से इनको आय मिलती थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ अनुदान और विदेशी सहायता भी मिलती थी। साथ में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे। उसके बाद परीक्षा होती थी, देन उनको इसमें शामिल किया जाता था, ठीक है। वेनसांग आपको पता ही, ये भी यहाँ पे आया था। जब शिक्षा ग्रहण करने आया उस समय यहाँ के अध्यक्ष थे आचार्य शीलभद्र। प्रश्न पूछता है कि कौन जो है नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आया था, तो वो है वेनसांग। इत्सिंग ने भी 10 वर्ष यहाँ पर बिताए हैं। तो बाकी वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से शिक्षा मिलती थी। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक हर्षवर्धन और पाल शासकों के द्वारा संरक्षण मिला था और संरक्षण के अभाव और आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट भी देखने को मिलती है। मान लीजिए अगर कोई फिनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे उसमें गिरावट भी देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल विजय के क्रम में जो बख्तियार खिलजी है ना, उसने नालंदा को नष्ट कर दिया था। प्रश्न पूछता है कि नालंदा को नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। और कई साक्ष्य के अभाव भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट ये प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा। बताना क्या मतलब, आंसर ऑप्शंस में मिलेगा ही कि नालंदा को किसने नष्ट किया है। अगर लिखा है बख्तियार खिलजी तो आप उस पर जरूर टिक करना, ठीक है। तो ये थी क्लास, और क्लास छोटी ही थी बट मैंने 2 पार्ट में इसलिए किया था क्योंकि एक ही दिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं तो आपको भी लगेगा कि पता नहीं कितना ही याद करना है। तो जिन्होंने कल वाली क्लास देखी होगी ना, उनको तो और भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले बताओ, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है? अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, हरिसेन। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? ये तो आप बता ही सकते हैं। एक प्रश्न है, इसे देखूं कल वाली चीजें आपको याद भी है कि नहीं। महरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? आपको पता ही है, वहां पे बहुत ही कठिन था, परीक्षा होती थी तभी मिलेगा प्रवेश। ऐसे नहीं कि पैसा लगाकर राजा कह देगा तो मिलेगा। ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? ये तो बहुत आसान है, अभी हमने देखा भी। बताइए इसमें से कौन सा है? सर 2-3 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे पूछती हूँ, तो इतने तो आप आंसर दे ही सकते हैं। और कल जो है संडे है, आपको भी पता है, तो कल है हमारा टेस्ट। बीपीएससी का भी है, सीटेट का भी है। जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 लाइनर के थ्रू आपका टेस्ट होगा, जीएस का, सब मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो कल की क्लास 5 बजे का जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो या फिर आपने पहले भी पढ़ा है वो आपको याद भी है या नहीं, क्योंकि एग्जाम है आपका 1 महीने बाद। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।